दोस्तों मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने यूपी बोर्ड पेपर का जो मैथ का पेपर है 2020 सेट 3 का पेपर कोड 822 MY है। ये दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने वीडियो का ला रहे हैं और ये भी आप सोचिएगा कि जो पेपर मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसमें मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि पेपर कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लाने का सबसे बड़ा तात्पर्य आपके सामने है कि कोई भी पेपर है आपको कैसे करना है, कितने कम समय में आप मैथ के पेपर कर सकते हैं। क्योंकि लोग जब मैथ का पेपर करते हैं तो मैथ का पेपर करने में क्या होता है, उनको टाइमिंग का पता ही नहीं चलता और क्वेश्चन उनका छूट जाता है। तो मैं तरीका यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप अगर इस तरह से क्वेश्चन को पुट करते हैं ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं खंड यानी कि पहला में करा दिया था और मैं दूसरा करा दिया था, यानी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पहला और दूसरा करा दिया था। जो पहले में 6 क्वेश्चन थे, दूसरे में आपके 4 क्वेश्चन थे, अब मैं तीसरा कराने चल रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन में जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दूं उसमें, तो उस तरह के क्वेश्चन जितने भी हों अनुसार से उतने के सभी क्वेश्चन वो मेथड आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन है काम है, यानी तीसरे काम में क्या कर रहा हूं। इसमें कह रहा क्या कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दिखाए कि प्रमेय संख्या 129 और बाई 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ में बता दूं, सबसे पहली बात तो इस वीडियो में आपको जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उसकी थ्योरी साथ साथ करा देता हूं। जितनी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी मैं थ्योरी करा दे रहा हूं। तो इस बात का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से देखें और सीखें। अगर मान लेते हैं आपकी थ्योरी गड़बड़ है तो भी देखिए, अगर मैं आपको कह दूं कि शांत दशमलव या अशांत दशमलव किसे कहते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी करा रहा हूँ। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं दशमलव के बाद, जैसे मैंने अगर किसी नंबर में भाग दिया तो वो ऐसे जाने के बाद खत्म हो जाए, मतलब 3.52 जाने के बाद खत्म हो जाए, इसके आगे ना बढ़े। अभी मैं वो भी चीज़ बता रहा हूँ जो मैं बताने वाला हूँ, पहले मैं मतलब समझा दूँ। और अशांत का मतलब क्या होता है कि ये दशमलव के बाद आने वाला नंबर कभी भी शांत ही ना हो और ये शांत ना हो के कुछ इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसी को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन क्या मैं इतने बड़े नंबर का भाग देके चेक करूंगा, ये तो मेरे अंदर क्षमता नहीं है। फिर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में कोई भी भिन्न में दिया हो, उसका जो हर होता है, अगर हर का गुणनखंड किया जाए, भाई बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हर का गुणनखंड किया जाए और वो गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इस तरह के रूप का हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं शांत दशमलव। अगर किसी भी प्रमेय संख्या का जो हर होता है, उस हर की संख्या का अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पर अगर वो गुणनखंड 2 पर पावर किसी का मतलब 2 पर पावर 5 बन जाए या 5 पे पावर 2 बन जाए या 5 पे पावर 3 बन जाए या 5 पे पावर 4 बन जाए, मतलब मैंने क्या कहा, अगर केवल 2 पर पावर कुछ बन रहा है, केवल 2 पर पावर कितना 5 पे पावर कुछ बनना है या दोनों का पावर मिलके बनना है, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्टली देख के आप बता सकते हैं कि वो शांत दशमलव हो जाएगा। अगर इनके अलावा, अगर ये चीज मैं कह रहा हूं, इन तीनों के अलावा, मैं दूसरे पेन से बता दूं, अगर मैं कहूं इन तीनों के अलावा कोई भी नंबर इंक्लूड होता है या कोई भी नंबर आपको इसमें दिख जाता है तो वो शांत दशमलव में नहीं कहा जाता है, उसे अशांत दशमलव कहा जाता है। और यही चीज होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पहचानना रहता है बिना लंबी विभाजन किए। इसी चीज को हम लोग, यानी इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बिना लंबी विभाजन किए हुए किसी भी दशमलव, किसी भी प्रमेय संख्या को कह सकते हो कि वो शांत दशमलव कि अशांत दशमलव। ठीक है, चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं। जैसे मैं कह दूं यहां पर आपका 24/25 है। अब मैं हर से सिर्फ मतलब रखूंगा, मैं हर का मतलब कह रहा हूं
ये आपका जो नंबर्स है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या 25, 25 को मैं लिख देता हूँ 5/2। कितना लिख देता हूँ 5/2। तो ये नंबर देखिए 5/2 आ गया, इसीलिए ये शांत दशमलव, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये शांत दशमलव है। आप करके देखेंगे तो भी मिल जाएगा। चलिए अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पर मैं कह दूँ इस तरह से 13 बाई कितना मैं कह देता हूँ 6। अब ये 13/6 हमें 6 से सिर्फ मतलब है, 6 को मैं देख रहा हूँ तो 2/1 × 3/1 यानी 2/1 का और 3/n बनना है। तो ये हमारा शांत है या नहीं? तो ये शांत दशमलव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 तो आया तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, ना कि 3 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने रूल में ये बताया कि या तो 2/n एंड 5/m, चाहे दोनों के पावर सेम भी हो सकते हैं या दोनों के पावर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इनके अलावा कोई और नंबर इसमें आके क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर कोई और नंबर आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो शांत दशमलव ना कहला के आसान दशमलव कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि इस नंबर में देखा जाए तो ये दोनों हमारे क्या दिख रहे हैं, ये हमारे दोनों 2/5 और 5 पे कुछ करके दिख रहे हैं, लेकिन एक नंबर यहाँ पर और अलग से आ गया, इसीलिए ये हमारा शांत दशमलव नहीं है। हमें सिर्फ 2 पर पावर कुछ चाहिए, 5 पे पावर कुछ चाहिए, या केवल 2 पर पावर चाहिए, या केवल 5 पे पावर कुछ चाहिए, लेकिन इनके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई नंबर्स नहीं आने हैं। अगर आपको ये बात प्रूफ चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए भी किसी न किसी दिन में एक वीडियो डालूंगा, फिर आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा कि वास्तव में इसका प्रूफ क्या है। लेकिन वो मैं चीजें आप तो इस क्वेश्चन में मैं आपको वो चीज बता दिया जिसके जरिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अच्छे से चीजों पर बने रहिए, वीडियो पर अच्छे से बने रहिए, लास्ट तक देखिए, चीजें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी और सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप कर सकेंगे। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आपके लिए भी रखता है। देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद दे रहा है और उस बहुपद का नाम है क्या x² + 7x और +12 के शून्य ज्ञात कीजिए, उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी कीजिए। देखिए चलिए मैं पहले आपसे ये कहता हूं, ऐसा कोई बहुपद दिया है तो सबसे पहले इसे मान लीजिए माना बहुपद x² + 7x + 12 है क्या, 7x + 12, हाँ ये कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये कह रहा शून्यक, तो मैंने कह दिया भैया के शून्यक के लिए माना बहुपद इतना के शून्यक, डायरेक्ट लिख रहा हूं के शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं तथा शून्यक के लिए क्या किया जाता है मेरे भाई, शून्यक के लिए किया जाता है कि जो बहुपद px होता है उसे हम 0, ये बहुपद px के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी बहुपद को px qx gx से हम दर्शा सकते हैं। तो मैंने कहा x² + 7x + 12 = 0। अब यहाँ पर बात ये होती है ना कि शून्य के जहाँ पर शून्य के लिए कहा जाए आपको, तो वहाँ पर आप समीकरण यानी जो बहुपद रहे उसे =0 यानी समीकरण का रूप दे दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है क्या कि दो संख्याओं का मल्टीपल करना है 12 हो जाए और इस 12 के सामने क्या लगा हुआ प्लस, उन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाए 7 हो जाए। तो 4 और 3 का मल्टीपल करने पर क्या हो जाता 12 और 4 और 3 को ऐड कर देने पर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से x² + x एंड 7 को 3 + 4 लिख सकते हैं या 4 + 3, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। x² प्लस ये 3 × 1 = 3x हो जाएगा, 4 × 1 = 4x हो जाएगा और +12 = 0 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, दो का पेयर बना लीजिए। इन दोनों पेयर में देखिए x कॉमन हो रहा है तो बचा कितना x + 3, इन दोनों पेयर में क्या कॉमन हो रहा है 4 कॉमन हो रहा है, x + 3 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है x + 3, तो बच क्या रहा है x + 4 = 0। बात समझ में आया। इफ यानी यदि आप कहते हैं क्या x + 3 = 0 तो x = -3 हो जाएगा एंड इफ x + 4 = 0 देन x = -4। तो इस तरह से x के दो मान निकले, इसी को हम लोग अल्फा और इसी को हम लोग बीटा कहते हैं। जो हमने शून्यक माना, यही शून्यक का मतलब कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x आया है वो x का ऐसा मान होगा जो इनको संतुष्ट करता है। तो वो दो मान निकले, एक तो -3 निकला और एक तो -4 निकला मेरे भाई। अब कह रहा सत्यापित कीजिए उनके गुणांकों के बीच संबंध रख के। तो देखिए गुणांकों के बीच संबंध रखने के लिए मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, अब वो फार्मूला क्या होता है कि यदि कोई बहुपद, यदि कोई द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ax² + bx + c, हाँ तो के शून्यक अल्फा कामा बीटा हूँ, के जीरोस हाँ शून्यक अल्फा कामा बीटा हैं
तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, यानी उनके जो रूट होते हैं सम ऑफ रूट इक्वल माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, सी बाई ए होगा। तो मेरे भाई आपको ये ध्यान देना है कि जब ये चीज़ कहा गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पर देखें तो -3 है एंड बीटा की जगह पर -4 है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर आप कंपेयर करते हैं, इसका आप कंपेयर करते हैं तो इस तरह से b का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, तो -7 हो जाएगा। और y यहाँ से अगर एक की बात करें तो एक का मान 1 है, तो -3 - 4 - 7 इक्वल -7, यानी ये जो था सेटिस्फाई कर गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, अब ऐसे प्रोडक्ट का कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा का मान -3, बीटा का मान -4, यहाँ सी का मान कितना है 12 और बाई ए का मान 1, तो माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होता है एंड 3 एंड 4 का तो 12, तो 12 इक्वल 12, तो ये भी सत्यापित हो गया, यानी उनके गुणांकों के, उनके कोफिशिएंट के बिटवीन जो रिलेशन होता है वो भी सेटिस्फाई हो गया मेरे भाई। ठीक है, सत्यापित हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि उस पर आप स्टार बना दीजिए, तुरंत ही उस पर स्टार बनाइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी बार एग्जाम के लिए। देखिए कह रहा है क्या बिंदु, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, आप बुक में ढूंढोगे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी दूसरे बुक से होगा या ऐसा डाटा बना दिया गया है, एग्जामिनर ने बड़ा गजब का क्वेश्चन बनाया था। क्या बिंदु ए 3,2, बिंदु बी -2, -3 और बिंदु सी 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? तो यदि हाँ तो किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं ये भी बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से देखना, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे जरा इन वीडियो को देख के बढ़िया से इस क्वेश्चन को बढ़िया से सीख लेना भाई, क्योंकि हो भी सकता है, क्योंकि ये पूरे जो बुक में पढ़ाता हूँ उस बुक में कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बताऊंगा यहाँ पर। वो थ्योरी क्या है, वो थ्योरी मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, कि थ्योरी कुछ इस तरह से है कि अगर मान लेते हैं, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई 3 पॉइंट हो, अगर मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यानी ए और V और C, यहाँ पर इसका वैल्यू जो है x1, y1 मैं कर देता हूँ, इसका वैल्यू x2, y2 में कर देता हूँ और इसका वैल्यू x3, y3 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं, दो केस बनते हैं यहाँ पर, और दो केस हो क्या बनेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहला केस बनेगा तो ये ट्रायंगल, अगर ये मान लेते हैं त्रिभुज को डिनोट करते हैं, तो ये त्रिभुज को डिनोट करते हैं, तो इनका एक फार्मूला ये है कि अगर इनका इन तीनों बिंदुओं के जरिए हम त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालें, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो ये सभी के सभी शीर्ष, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो ये सभी के सभी शीर्ष या सभी के सभी जो पॉइंट दिए हैं वो त्रिभुज के ही पॉइंट कहलाएंगे। ठीक, मेरी बात एक समझ में आई आपको। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बनता है कि यदि त्रिभुज का जो एरिया निकालोगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉलिनियर पॉइंट हो जाता है, जिसको हम लोग संरेख कहते हैं। संरेख का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर हो जाएंगे, और जब ये तीनों बिंदु एक स्ट्रेट लाइन पर हो जाएंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल बनने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए दो बिंदु तो एक स्ट्रेट लाइन पे हो सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट क्या होता है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे एक्सिस पे होगा। बात इतनी समझ में आई? मतलब अगर मैं कहता हूं ए और बी तो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे हो गए, सी बिल्कुल इनके स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन इनके स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा। बात समझ में आए? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से जाननी थी। पहला पॉइंट मैंने कहा कि अगर 3 पॉइंट दिया हो, 3 पॉइंट दिया हो तो वो त्रिभुज को क्रिएट करता है या त्रिभुज को डिनोट करता है। तो त्रिभुज को डिनोट तब करेगा जब त्रिभुज का एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, तो त्रिभुज का एरिया निकालोगे, उस त्रिभुज के एरिया कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो किसको डिनोट करेगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट किसको डिनोट करेंगे, त्रिभुज को। अगर ये त्रिभुज का एरिया 0 हो जाता है, अगर त्रिभुज का एरिया 0 हो जाता है तो वो तीनों के तीनों पॉइंट त्रिभुज को डिनोट नहीं करते हैं, वो कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं, वो एक सरल रेखा को डिनोट करते हैं। बात इतनी समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 1/2। देखिए एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, 1/2 ये होता है x1, सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, x1 y2 - y3। बस अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस दोस्तों सिर्फ यही 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर, ये 4 लेटर आपको याद करने हैं, यानी 1/2 ब्रैकेट लगा देना x1 y2 - y3। बस मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर x1 की बात करें तो x2 आएगा,
अगर ये y2 आया है तो y3 आएगा, अगर y3 आया है तो y1 आएगा, प्लस x2 आया है तो x3 आएगा, y3 आया है तो y1 आएगा, y1 आया है तो y2 हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला बन गया। बिल्कुल ये आपका जब वैल्यू निकालिएगा तो वहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा वर्ग इकाई। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो अगर ये चैप्टर पढ़ते होंगे लास्ट में कभी कभी इसका आंसर जो आता है ना कहीं ऐसे -45 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो माइनस में एरिया होता नहीं है, लेकिन जो डाटा दिया जाता है इसमें जो बिंदु दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू माइनस में आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया हमारा कभी माइनस में होता है, बस वहां पर आपको जब आंसर लिखना होगा, जब आप आंसर लिखोगे ना कॉपी में अपने, जो आपकी राइटिंग करोगे कॉपी में, तो वहां पर माइनस ना लिख के वहां पर आप +9 लिख दीजिएगा और लास्ट में ये साइड में वर्ग इकाई लिख दीजिएगा। हाँ, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, यानी वर्ग इकाई लिख दीजिएगा और इसके घेर दीजिएगा और यहीं पर लिख दीजिएगा क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसे आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चीजें मैं बहुत बेहतरीन से बता रहा हूं, बस आपको सीखना बढ़िया से है। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए का मान दिया 3,2 एंड बी का मान दिया -2, -3 एंड सी का मान दिया 2,3। तो फिर कह रहा है क्या, बताइए कि ये त्रिभुज है या नहीं। तो पहले नंबर हम त्रिभुज का एरिया निकाल लें, अगर निकालते हैं 0 आ जाएगा तो भैया ट्रायंगल नहीं हुआ, अगर नहीं होगा 0 तो ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलिए x1 की बात करें तो ये आपका 3 है, y2 की बात करें तो y1 y2 -3 हो गया, y3 की बात करें तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस x2 की बात करें तो -2 हो जाएगा, और फिर y3 तो 3 है, y1 की बात करें तो -2 हो गया, प्लस x3 की बात करेंगे तो x3 हमारा 2 है, फिर यहाँ पर y1 की बात करें तो यहाँ से y1 2 है, -y2 की बात करें तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। बात समझ में आया इतना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 -3 -6 3 -6 हो जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का 2 में मल्टीपल -2 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। 1/2 हो जाएगा और 6 और 3 का मल्टीपल कर दिया जाए तो -16 18 और -2 + 10 हो जाएगा। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। 1/2, अब देखिए ये कितना हो जा रहा है 20 में से 10 चला जाएगा तो -10 बचेगा और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो -5, यानी -5। देखिए मेरा एरिया माइनस में आ गया गलती से ना, तो ये माइनस में नहीं लिया जाएगा, आप लिखेंगे 5 वर्ग इकाई। और मैंने आपसे अभी कहा कि यदि कभी भी ट्रायंगल का जो मान होता है अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल का एरिया, अगर ट्रायंगल के एरिया का वैल्यू अगर 0 नहीं आ रहा है तो ट्रायंगल यानी तीनों के तीनों जो पॉइंट होंगे वो त्रिभुज को डिनोट करते हैं, यानी ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। अगर यहीं पर मेरा 0 आ जाता तो ये ट्रायंगल को डिनोट नहीं करता। अब हमें क्या करना है, अब इसके साथ एक और पॉइंट दे दिया कि अगर ये आपका ट्रायंगल है तो चेक करके बताइए किस तरह का ट्रायंगल है। तो इसके लिए भी एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट आप तुरंत दिमाग में रखिए मेरे जरिए। देखिए ऐसा अगर हमें सीखना हो कि वो पॉइंट सभी के सभी पॉइंट ट्रायंगल के हैं या किस तरह के ट्रायंगल के हैं, अगर ये पॉइंट सभी के सभी क्या करते हैं स्क्वायर के हैं, या सभी के सभी क्या है पैरेललोग्राम के हैं, या सभी के सभी स्क्वायर के हैं, तो इसको यानी कि समांतर चतुर्भुज के हैं, आयत के हैं, वर्ग के शीर्ष हैं, ऐसा अगर आपको प्रूव करना तो इसके लिए किन्हीं दो भुजाओं के बीच का डिस्टेंस निकालिए। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। अब मैंने कहा ए बी निकालना हो, हमको मान लेते हैं ए बी निकालना हो, तो ए बी के लिए x1 की बात 3, x2 की बात -2 प्लस का होल स्क्वायर, y1 की बात करें तो 2 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा मत किया कीजिए, 3 और 2 5 का स्क्वायर, 3 और 2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अगर मैं कहता हूँ x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर तो क्या होता है 2x स्क्वायर होता है, तो ऐसे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 5 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से निकल जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 5√2। ये किसका मान आ गया, ए बी का मान। मैं यहीं पर लिख ले रहा हूँ 5√2 ए बी बराबर आया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं किस पे चल रहा हूँ, इसके बाद मैं चलता हूँ किस पे, BC की बात कर रहा हूँ। BC की बात अगर मैं कर दूं तो x1 ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y1 -3 और ये y2 -3 का होल स्क्वायर। अगर ये मैं यहाँ कहूँ -2 -4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों सेम नहीं है, -3 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 1 5 56 हो जाएगा। 8 7 56 होता है, यानी 8 7 56 होता है। तो आप क्या कीजिए 2 दूना 4 2 बाहर कर दीजिए और 4 दूना 7 दूना 14,
कुछ इस तरह से ये अंदर हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, BC का मान आ गया। BC का मान 2√14 आया। अब हम किसका मान निकालेंगे, BC का निकल गया, फिर AC का निकाल लेते भाई। अब हम AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 और -3 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 3 में से 2 जाएगा तो -1 का वर्ग प्लस होता है, तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 तो √2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये AC। अब यहाँ पर ये क्या करना है कि देखिए क्या तीनों साइडें इक्वल हैं, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको ध्यान देने वाली सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं किन्हीं दो साइडों का वर्ग कर दिया जाए और तीसरी साइड के बराबर आ जाए। तो आप वो खुद चेक कर लीजिएगा, किन्हीं दो साइडों का अगर मान लेते हैं AB का स्क्वायर, चलो 5 × 5 = 25 और 2 × 50 हो जाएगा। यानी AB का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ 50 हो जा रहा है, BC का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना हो जा रहा है, 2 दूना 4 14, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा और 14 चौके 56 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका कर रहा हूँ तो यानी कि क्या नाम है, AC का मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 हो जा रहा है। तो जब इस तरह से किसी एक को जोड़ने पर कोई अलग से मिल रहा हो, नहीं कोई नहीं मिला है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज हो गए, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएंगे, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने के चांस थे, तो हमने देखा किसी को मिलाने पर, किसी को ऐड करने पर कोई तीसरी भुजा के बराबर है, मतलब किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं बना, तो ये सभी के सभी भिन्न भिन्न साइड को लेंथ जो है भिन्न भिन्न आए हैं, यानी कि डिफरेंट आए हैं। तो डिफरेंट आने के नाते क्या हो जाएगा, डिफरेंट आने के नाते ये ट्रायंगल हमारा जो था अलग अलग होने के नाते ये विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, फिर मैं मिटा के लिख रहा हूँ। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाँ ये 3 का चौथा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं चित्र बना के आपको दिखाऊंगा। कह रहा है एक कुआं है, हाँ मैं पढ़ दूं पहले, 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए ये कुआं था आपका, ठीक है, और कुएं से खोद के मिट्टी निकाली गई, तो जो मिट्टी इसके बाहर निकली उससे एक चबूतरा बनाया गया, और चबूतरा जो आपका बनाया गया होगा कुछ इस तरह से चबूतरा बनाया गया होगा, कुछ इस तरह से चबूतरा बनाया गया होगा। ठीक है, अगर आप सामने से देखेंगे तो इसकी ये साइडें दिखेंगी, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी और ये हमारी V हो जाएगी और ये हमारा H हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको समझना क्या है कि जब इसमें से जो मिट्टी निकल रही है उसी मिट्टी से ये बन रहा है, तो इससे निकाली गई मिट्टी का मान इसके बराबर, इस चबूतरे के मान के बराबर होगा। तो मान कौन सा मान, यानी जब मिट्टी की बात आती है तो टोटल इसमें LBH यानी कि पूरी तरह से इसका पूरा लेंथ पूरा वैल्यू निकल रहा है, तो इसका आयतन निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आयतन, और इसी आयतन से फिर ये बन रहा है, तो इसके आयतन के बराबर होगा। बस यही चीज आपको रखनी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमसे कोई पूछता है बेलन का आयतन बराबर, तो क्या होता है πr² होता है। अगर हमसे कोई कहता है ये क्या बनना, चबूतरा, तो चबूतरा जो बनना हमारा घनाभ का आयतन बराबर जो होता है वो होता है LBH। क्या होता है, LBH होता है। तो इन चीजों को आपको सीखना है अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या दिया है, 20 मीटर गहरा कुआं है, ये कुएं की ऊंचाई होगी, कैपिटल एस से मैं इसको दर्शा दिया, 20 मीटर दिया है, और इसका जो व्यास दिया 7 मीटर दिया, कितना दिया, 7 मीटर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 इसका रेडियस हो जाएगा। फिलहाल आपको मैं पूरी तरह से क्लियर करके बताऊंगा। H बराबर 20 मीटर, ये बेलन के लिए, हाँ सिलेंडर के लिए, हाँ बेलन के लिए, तो यहाँ पर आपको देखना बेलन के लिए H बराबर इतना, और 2R बराबर कितना दिया, 7, तो R बराबर कितना, 7/2 मीटर हो जाएगा। हाँ, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, πr² H, पाई का मान 22/7 रख देते हैं। यदि कभी भी R का मान या H का मान दोनों में से कोई 7 का मल्टीपल हो तो वहां पर हम पाई का मान रख देंगे। R का मान 7/2, फिर R का मान 7/2, स्क्वायर इसीलिए 2 बार लिख दिया। H का वैल्यू कितना दिया हुआ, 20 दिया है, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 5 35, तो 7 यानी 22 गुणे कितना हो जा रहा है, 22 गुणे 7 गुणे 5 रहने दीजिए, कहीं ना कहीं अभी आपको काटने में सुविधा जो होगी वो सुविधा यहाँ पर यूज हो जाएगा, जो आपका दूसरा डाटा दिया हुआ है। ये हो गया हमारा किसका, ये बेलन का आयतन हो गया भाई। किसका आयतन हो गया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेलन का आयतन मेरा कितना है, 22 गुणे 7 गुणे 5 मीटर क्यूब।
अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी से हम लोग ये मिट्टी, ये इतना मिट्टी है, अब इसी मिट्टी से हमें बनाया गया क्या, चबूतरा। अतः चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन या कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, या कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, इतना भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जहां जो यहाँ पर डाटा लिखना चाहें। कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन भी लिख सकते हैं, चबूतरे का आयतन L, B और स्मॉल h, और कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन 22 × 7 और × 5। L का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है, L का मान 22 मीटर दिया है, इसीलिए मैंने मल्टीपल नहीं किया, मल्टीपल कर देता तो आपको काटने में दिक्कत होता। फिर B का मान कितना दिया मेरे भाई, 14 दिया हुआ है, और यहाँ पर H का मान नहीं दिया है, तो 22 × 7 × 5, ये इससे 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 से कट जाएगा, तो 2H बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 5/2, तो H बराबर 2.5 मीटर हो गया। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, H का भी वैल्यू आ गया। बात इतनी समझ में आई? तो दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन से समझ में, मैं समझाने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ। बस कोशिश हमारी ये है कि आपका अच्छा मैथ में नंबर आए और अच्छे से आप सीख के अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो चौथे क्वेश्चन पर चल रहे हैं, खंड नंबर 4 में। खंड नंबर 4 में अगर हम कहें तो इसमें भी 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से मैं कोई एक बता दे रहा हूँ, पहले का की ही बता रहा है, का नंबर में देखिए कह रहा क्या, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का है, लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, पहले आप मान लीजिए उल्टा, माना 5 - √3 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है, तो प्रमेय संख्या है, तो मैंने माना भैया प्रमेय संख्या -√3/2 बराबर क्या होता है, p/q के रूप में होता है। कोई प्रमेय संख्या होगा तो वो p/2 यानी कि इतना होगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इतना है, तो एक काम कीजिए, करना क्या है, या तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, या तो दोनों का कर लीजिए। चलिए दोनों का स्क्वायर करें, जहां पर ये दोनों, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जहां पर p व q एक पूर्णांक है, जहां पर p व q एक पूर्णांक है, ये भी लिखना बहुत अच्छी बात है, लिख देंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगा। अब यहाँ पर मैं जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा तो ये 5 × 5 = 25, ये √3 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और माइनस 5 दूना 10 करोड़ी में 3 हो जाएगा बराबर p/q, p² q²। बात समझ में आया? दोनों को आप जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, -10 √3 = p²/q² हो जाएगा। बात समझ में आया? मैं कहता हूं चलो इसको इधर लेते हैं, 28 - p²/q² बराबर 10 √3 हो जाएंगे, ये भी क्लियर हुआ। जब मैं इसके साथ मल्टीपल करता हूं तो 28 q² हो जाएगा, और -p² बराबर 10 √3 हो जाएगा। 10 इसको मैंने इधर लाया, 28 q² - p² 10q² बराबर √3। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी पूर्णांक में किसी नंबर से मल्टीपल वगैरह करते हैं तो नंबर में कोई भी चेंजिंग, यानी पूर्णांक ही रह जाता है, इंटीजर्स ही रहता, उसके इंटीजर्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर देखने वाली बात आ गई कि √3 को केवल और केवल मैं √3 को देखता हूँ तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये सभी के सभी मैंने यहाँ पर माने ये भी और ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में किसी संख्या का मल्टीपल करने पर वो पूर्णांक ही आता है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। आप करके देखो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके लैंग्वेज, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या किसी प्रमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, किसी प्रमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता या नहीं होता है। और ये भैया ये कहाँ से मिला है, ये आप किससे पाए हो, ये इसी से पाए हो ना, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यह सबसे गजब का रूल मैंने बताया आज आपको। अगर चीज़ें अच्छी लग जाए तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, और छोटा सा और प्यारा से कमेंट भी कर दिया करो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत डाउट रहते थे लड़कों का कि मतलब क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ ये क्या लिखना है।
मेन बात इसमें लैंग्वेज लोग ज़्यादा यूज करते थे। देखिए आपके बुक में भी दिया है, जो उसका क्या नाम है एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल में देखेंगे तो लैंग्वेज ज़्यादा लिखा है। तो लैंग्वेज लिखने का कोई यहाँ पर क्या नाम है मीनिंग नहीं बनता कि भाई इसमें क्या बात है लैंग्वेज लिखने का, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ख नंबर में चलते हैं, जो कि 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी का है, समांतर श्रेणी 2021 में समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है, क्योंकि डाटा वहां से निकाल चुका है। ठीक है, 70% में से 30% भी आपके निकल गए। कह रहा समांतर श्रेणी, फिर भी मैं बता रहा हूं समांतर श्रेणी दिया हुआ कितना, समांतर श्रेणी दिया 6, 13, 20, $200, 160 का मान कितना, यानी कि का मध्य पद, अरे वाह क्या मस्त क्वेश्चन है भाई, का मध्य पद ज्ञात करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जो लोग अगर मान लेते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ी गजब की क्वेश्चन है, जैसे एनडीए की तैयारी करो कोई कर रहा हो, नेवी की तैयारी कोई कर रहा हो, या कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमें यह समझना मेरे भाई कि यहाँ पर कह रहा क्या कि 6, 12 और 6, 13, 20 ऐसे डाटा 216 लास्ट टर्म दिया हुआ है, और का मध्य पद बताइए, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले नंबर तो मध्य पद कैसे निकालेंगे, या तो पूरा का पूरा 216 तक के टर्म को लिखिए फिर बताइए, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलने वाले हैं। लॉजिक पे काम करना है, काम करना है किस पे, मैथड पे काम करना है, और मैथड आपका है क्या। देखिए लास्ट टर्म आपको यहाँ पर मालूम है, तो लास्ट टर्म का जो फार्मूला होता है a + n-1 × d होता है, l इसका मान हो गया इतना, और ये जो दिया रहता है ये फर्स्ट टर्म रहता है 6, एंड d = t2 - t1 किया जाता है, 13 - 6 ये हो जाएगा कितना 7, ये d का मान आ गया। अब यहाँ पर a का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, + n-1 × d का मान 7। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा सर जी ये क्यों लगा रहा है भाई, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कितने, इन दोनों को लेकर टोटल कितने पद हैं, अगर वो टोटल पदों की संख्या मालूम हो जाए ना, फिर बीच का जो पद होगा उसको तो मैं निकाल लूंगा। कैसे, वो tn या an टर्म का जो फार्मूला होता है, एनवा पद का जो फार्मूला होता है वो an = a + n-1 × d का मैं मेथड यूज करके फार्मूला करके निकालूंगा। तो सबसे पहले टारगेट मेरा कौन है, n, कितने टर्म है वो मुझे जानना जरूरी है। तो मैं क्या कर दिया, आपसे ये जानना था, चलिए ये थोड़ा मैं मिटा दूं साफ हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर जब इसको आप घटा देंगे तो 210 बचेगा, क्योंकि 216 में से 6 चला जाएगा। अब ये 7 करने 7 9 यानी 7n हो जाएगा। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो -7, फिर इधर आएगा तो ये 217 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 217, 7n बराबर कितना हो जाएगा 217/7, 7 तरीके के 7 करने 7, यानी n बराबर कितना हो गया 31 पद हो गया। अब तो और मैटर करके भाई 31 पद हो गया, तो बीच वाला पद ज्ञात करना है एकदम बीचों बीच। अगर मैं ऐसे आपसे कह दूं 5 पद है, तो 5 पद का बीचों बीच क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 का होता है, तो 5 का मतलब 2 इधर और 2 इधर, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे आप लिख लीजिए। अब बीच की बात करते हैं तो इधर बराबर और इधर बराबर, ऐसे 31 टोटल पद है। 31 की बात करें तो 31 ऐसे आप कहीं पर ऐसे नंबर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आप 15 इधर लिखेंगे, 15 इधर लेंगे, और यानी कि 15 इधर और 15 इधर, और ये तो ये क्या हो जाएगा भैया बीचों बीच में कौन आ गया 16वां पद तो आएगा बीच बीच में, क्योंकि 15 इधर से, यानी हमने आपसे ये कहा देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 5 पद है और उसका बीचों वाला पद क्या हो जाए तीसरा पद हो रहा, यानी 2 इधर और 2 इधर, यानी तीसरा पद। ऐसे आपको क्या है 31 पद है पूरे, 31 पद जब आपके हैं तो 31 पद का मतलब हो गया बीच में यानी 15 इधर 15 इधर, एक को रोक लो बीच में और बराबर बांट दो 15 इधर और 15 इधर, तो कितने हो गए 15 इधर, और ये जो बीच में होगा वो 16वां पद होगा। तो 16 यानी a16 का मान होता है a + 16 - 1, यानी a + 16 - 1 × d, तो a का मान 6 है और 16 - 1 यानी 15 हो जाएगा, और d का मान कितना निकालो आप 7 निकालो, फिर इसका मल्टीपल कर ऐड कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो चीजें आपको सीखनी है अच्छे से तभी मजा आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा ये भी है, ये भी सरल रेखा का क्वेश्चन है। अब की बार सरल रेखा का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। 1 मिनट रुक के थोड़ा सा टाइम देख लो कितने मिनट का हो गया वीडियो। तो दोस्तों ये देखना था कि टाइमिंग ज़्यादा हो गया, करीब 34 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गया है। तो मैं आपको चौथे में से का और खा करा दिया हूँ, गा और घा बच रहा है, अभी 5वां खंड बच रहा है, 6वां खंड बच रहा है और एक 7वां खंड बच रहा है। ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन बच रहे हैं 1 2 3 1 4, और इसमें से 4 और 4 8 और 2 10 क्वेश्चन आपको और करने हैं। तो देखने की ज़रूरत यह है भाई कि वीडियो ज़्यादा टाइम का ना होने पाए, क्योंकि MB उसमें ज़्यादा लगता है और फिर दिक्कत होता है। आप फिलहाल समझ सकते हैं इतना। देखिए मेरे चैनल पे 80+ वीडियो हो गए हैं। ठीक है, सभी वीडियो
एकदम बेनिफिट है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरत है की चीज़ें हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपके यूज की ना हो, बेमतलब की कोई चीज़ें नहीं मैं डाल रहा हूँ इस चैनल पे, बस आपके यूज के लिए डाल रहा हूँ। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए हर तरह से। देखिए कंपटीशन का भी जो भी है जितना मुझसे हो पाता, देखिए मैं एक फैकल्टी अभी फिलहाल के लिए हूँ, अगर आप सब में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे साथ जुड़ना चाहता हो, यार दोस्त कोई हो जो जुड़ना चाहते हो, जिनको लगता है मैं भी यूट्यूब पे आपके साथ जुड़ कर मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहूँगा और यूट्यूब पे, तो आप भी आ सकते हैं मेरे साथ। क्योंकि फिलहाल के समय में एक ही व्यक्ति हूँ जिसमें मैं रीजनिंग और मैथ, जैसा कि मैं ये आपको दिखा दिया हूँ कि मैं रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ, मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, जो कंपटीशन की बात हो रही है, और वहाँ जीएस साइंस भी मैं पढ़ा दिया हूँ ना मेरे भाई। तो तीनों चीज़ें तो मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। जिस दिन मैं थोड़ा सा फ्री हो पाया, इधर ऑफलाइन क्लास की वजह से बहुत परेशानी हो जाती है ना, रेगुलर आ नहीं मिलता, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप भी कोई हो और भी जो चीज़ें आप लाना चाहते हैं, आपका जीएस में बहुत बढ़िया पकड़ है तो आप भी आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रीजनिंग में आपकी पकड़ है तो बढ़िया, तो आके जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना, और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करें, लोगों में वीडियो को शेयर कर दिया करें, आप भी शेयर कर दें और यार दोस्त जो भी हो वो भी शेयर कर दें, थोड़ी सी मेहनत कर दो मेरे दोस्तों, ताकि हम लोग भी एक अच्छी सी व्यवस्था बना सकें। अपने इधर जो भी लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं वो उनका भी हम सहयोग करें, और मेरे आसपास जो गांव के जो भी हैं वो लोग भी, उनका भी फायदा हो जाए। क्योंकि लोग जाते हैं, देखो आज बाहर सब लोग इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, जहाँ भी दिल्ली वगैरह जहाँ पर भी पढ़ने जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम हो रही है कि कोचिंगें बंद हो जा रही हैं। फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्रों पे लॉकडाउन वगैरह नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसी कोई हालत बुरी है नहीं हमारे यहाँ, काफ़ी दूर तक जगहों पर ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो भगवान ना करे ऐसा कोई दिक्कत हो, लेकिन बच्चों के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, देखने के लिए थैंक्स।